नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार और बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में। जी हाँ, वही बिहार जिसे गरीबी और बीमारू राज्य से संबोधित किया जाता है। वही बिहार जहाँ के लोग पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो मुंबई हो, बेंगलुरु हो या फिर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे बड़े शहर हों, अपने श्रमिक योगदान से पूरे भारतवर्ष को नवाजा है। सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को नवाजा है। बदले में हमें क्या मिला? भैये और बिहारी शब्द, जो कि सम्मान का शब्द है, लेकिन इनका जो प्रोनाउंस करने का तरीका है वो एक गाली, अब्यूज़ करने का तरीका है। तो आपको, पूरी दुनिया को, पूरे भारत को आपकी आंखों में आंखें डाल करके ये बता देना चाहें, हम बिहारी पूरे गर्व के साथ, बी प्राउड टू बी बिहारी। एंड हम लोग ये आपके आंखों में आंखें डाल करके ये कहेंगे कि एक कदम नहीं, 2 कदम नहीं, 10 कदम नहीं, पूरे 100 कदम आगे हम लोग बढ़े हैं और आपके ताल से ताल मिलाकर चलने की क्षमता भी रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जेपी आंदोलन। जेपी आंदोलन वो आंदोलन जो बिहार को एक नई सौगात दिया। जेपी आंदोलन से 3 बड़े नेता निकल कर के आए, जो श्री लालू प्रसाद यादव, श्री नीतीश कुमार, दिवंगत श्री रामविलास पासवान। ये तीनों नेता जेपी आंदोलन की उपज हैं। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जी से शुरू करें तो उनका जो कार्यकाल रहा है 1990 से 2005 ईस्वी का रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो गरीबों के लिए वरदान से कम नहीं हैं। उन्होंने अनपढ़ बच्चे जो कि भैंस गाय चराने का काम करते थे, पढ़ने नहीं जाते थे, इधर उधर अपना मजदूरी करते थे, बाल श्रम करते थे, उनको पढ़ाने के लिए नए स्कूल व्यवस्था, नई स्कूल जैसे लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने की एक पहल की उन्होंने। साथ ही जब वो रेल मंत्री बने तो बहुत सारी ट्रेनों के साथ एक गरीब रथ ट्रेन, जो कि फर्स्ट क्लास एसी, थर्ड क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, सिटिंग चेयर सारी उपलब्धता है उसमें। उनका मानना था कि गरीब भी एसी ट्रेन में सफ़र करें। उनका जो कार्यकाल रहा है बहुत ही दिलचस्प रहा है, विरोधियों द्वारा बहुत तंज कसने वाला रहा है, लेकिन वो एक ऐसे नेता थे, वो ऐसी भाषा का यूज करते थे जो सीधे लोगों से जुड़ते थे। जी हाँ, मगही भाषा का वो यूज करते थे और ग्रामीणों में, पब्लिक में अपनी जगह बना करके उन्होंने रखा हुआ था। उस समय शायद ही लगता था कि बिहार में किसी और सरकार ये भी सोचे कि उनकी सरकार बनानी है। इस तरह का दबदबा था, इस तरह का कार्य था उनका। लेकिन एलिगेशन लगता है चारा घोटाला का षड्यंत्र पीछे से होता है, और चारा घोटाला का एलिगेशन के बाद उनको जेल जाना पड़ता है। फिर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी उनको बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेती हैं वो, और उसके बाद पदभार संभालती हैं। विरोधियों द्वारा एक आरोप लगाया जाता है कि इनके कार्यकाल में, जब जुलाई 2003 में ये शपथ लेती हैं, तो इनके कार्यकाल में बिहार का जो रफ्तार है तरक्की का, विस्तार का, वो धीमी पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारी न्यूज़ एजेंसियां भी यही बात को दोहराती है। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक नाम सामने आता है, जो कि उनके अपने भाई, श्रीमती राबड़ी देवी के अपने भाई साधु यादव, यानी कि अनिरुद्ध प्रसाद, लालू यादव जी के अपने साले, उनका नाम आता है। उनके ऊपर आरोप लगता है कि नौकरशाही, अफसरशाही, ठेकेदार को इस ठेकेदार से उठा करके दूसरे ठेकेदार को, इधर से उठा करके उधर, पूरा का पूरा तबादला का सिस्टम, पूरा का पूरा रॉब का सिस्टम बना दिया था उन्होंने।
एक तरह से व्यापारी वर्ग से अंधाधुंध वसूली भी की जाने लगी, जिसका जो है आरोप जो है कहीं ना कहीं सत्ताधारी सरकार पर लगती है कि वो जो है फंडिंग कर रही है ऐसी ताकतें को जो समाज के लिए एक अभिशाप है, एक सही नहीं है। जाहिर सी बात है, सत्ता में वो हैं तो प्रशासनिक कार्यभार भी उनके भीतर आती है, तो उनके ऊपर ही आरोप लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा आरोप एक और लगता है उनके ऊपर कि जब बाढ़ पीड़ितों का जो है राहत सामग्री आती है, उसमें भी बड़ा उलटफेर करते हैं। और उसके बाद एक मर्डर मिस्ट्री, जो कि लालू प्रसाद यादव जी की तो इतनी प्रसिद्धि गिर चुकी थी इनके वजह से, या फिर कहें कि विरोधियों के षड्यंत्र के वजह से, उसके बाद एक नया और बहुत ही क्रूर और कहें कि पूरे बिहार को झकझोर देने वाला किस्सा आता है शिल्पी गौतम मर्डर मिस्ट्री का। शिल्पी गौतम, शिल्पी यानी कि वो डॉक्टर जो पटना के बहुत बड़े डॉक्टर माने जाते थे, साथ ही वो एक व्यवसायी भी थे, उनकी बेटी। और गौतम यानी कि एक ऐसा इंजीनियर, और साथ में उनके पिता तत्कालीन नेता भी बने थे। उनके बेटे गौतम, दोनों बड़े चेहरे थे, हाई प्रोफाइल केस था। उनका जो है दोनों का आपस में प्रेम करते थे, और दोनों का सब एक कार में एक सरकारी क्वार्टर के नीचे गैराज में कार मिलती है, उसके अंदर डेड बॉडी मिलती है। वो सरकारी क्वार्टर जो है किसी और का नहीं, साधु यादव का होता है। इससे ये आरोप जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर ही लगेगी, और केस की तहकीकात शुरू होती है, आगे बढ़ती है। फिर बाद में सत्ताधारी, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था, हाई प्रोफाइल बच्चे थे, साथ ही ऐसे नाम सामने आ रहे थे जो उस समय सत्ता में थे, तो विरोधियों द्वारा इसे तूल पकड़ना तो जाहिर सी बात थी। बाद में आदेश आता है कोर्ट के द्वारा कि इसे सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई अपने सिरे से इस केस की तहकीकात शुरू करती है। बाद में साधु यादव जी से डीएनए सैंपल मांगती है। डीएनए सैंपल देने से साधु यादव मना कर देते हैं। जब मना करते हैं तो राजनीतिक गलियारों में पूरे बिहार में ये बात सच साबित होने लगती है कि कहीं ना कहीं साधु यादव का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। लेकिन बाद में कोर्ट का आदेश आता है, फिर मजबूरन साधु यादव को डीएनए सैंपल दिया जाता है, देना पड़ता है। इस बीच में थोड़ा समय निकल गया होता है। तार्किक लोग ये आरोप लगाते हैं कि इस बीच में रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई और साधु यादव इस केस से बाहर निकल गए। जो कोर्ट के सामने पेश किया जाता है कि डीएनए सैंपल मैच नहीं होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कार में भर जाने की वजह से इनकी मौत होती है। ये एक ओपन एंड शट केस बन जाता है, क्योंकि कोई भी गवाह, कोई भी सबूत नहीं मिल पाते हैं साधु यादव के खिलाफ, तो ये बरी हो जाते हैं। पर मानना ये है कि इससे लालू प्रसाद यादव जी की प्रसिद्धि बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। व्यापारी वर्ग हो या फिर आम जनता हो, उनको इस तरह से भयभीत किया गया कि ये सरकार, जो कि बुद्धिहीन सरकार है, इनको सरकार चलाने का अनुभव नहीं है और चोर है, जंगल राज है, इस तरह के बहुत सारे अफवाहें फैलाई गई। सुशासन बाबू, जो कि श्री नीतीश कुमार, इसके बाद का जो उनका नंबर आता है, उन्होंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और एक महिला वर्ग को, साथ ही ईबीसी ओबीसी वर्ग, इनको साथ लेकर के अपनी सरकार बनाते हैं और
अपने कार्यकाल में वो भी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाते हैं, जैसे विद्यालय में नए टीचरों की नियुक्ति से लेकर के, साइकिल वितरण से लेकर के, रोड, सड़कें, बिजली, नल जल, बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाते हैं जो बिहार को कहीं ना कहीं एक लेवल पर ला करके उन्होंने खड़ा किया है। रामविलास पासवान, इनका भी योगदान रहा है किंग मेकर के रूप में। मंडल कमीशन का वो समय है जब रामविलास पासवान, एक किस्सा याद आता है जब एक कांड होती है बेलछी हत्याकांड, जहाँ पे ये नालंदा में पड़ता है। माना जाता है उस समय लगभग 70-80 जो कि एक समुदाय है पासवान दुसाध समुदाय, उनका झगड़ा चल रहा होता है एक अपर कास्ट से। आपस में फिर सुलह होती है और उसके बाद दोनों को एक जगह पे भयबी यानी कि खाने के लिए बुलाया जाता है। एक तरह से मेल मिलाप का जो है, जैसे हम आपस में झगड़ा करते हैं फिर बाद में सुलह होती है, तो हमें जो बीच वाले होते हैं, जो पंचायती करवाते हैं, एक तरह से कहें जो पंचायत करता होते हैं, सरपंच होते हैं, वो ये सलाह देते हैं कि आपस में बैठ करके मेल मिलाप कीजिए ताकि दूरियां दोस्ती में बदल जाए। और यही वो समय होता है जब एक साथ सभी इकट्ठा होते हैं और दुश्मन जो है ताक लगाए बैठे होते हैं। एक एक को आग में झोंक दिया जाता है, काट दिया जाता है, बहुत सारी लाशें गिरती हैं। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी जो है बेलछी हत्याकांड में बेलछी पहुंचती हैं हाथी पे चढ़ के। ये बहुत ही उस समय का क्रूर और कहें कि भयभीत कर देने वाला एक घटना है। रामविलास पासवान इस बात को ले करके सदन में भी जाते हैं, यहाँ तक कि वो हड्डियों को उठा करके सदन में रख देते हैं। इस तरह का जज्बा रामविलास पासवान का भी था। लेकिन आपकी क्या राय है? हम बिहारी कितना आगे बढ़े हैं ये कमेंट करके बताइए। और क्या हमें जो बिहारी शब्द से गाली देने का काम करते हैं, हम लोग उसे स्वीकार करते हैं कि बिहारी हम हैं, पर आपकी सोच गंदी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम बिहारी हैं, हाँ हम भैया हैं, हम लोग प्रोनाउंस करते हैं अपने बड़े भाई को भैया, छोटे भाई को भी भैया ही बोलते हैं। अब आप क्या सोचते हो, ये आपकी सोच है। और दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।